सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का पुनः आपके यूट्यूब चैनल MS टेम एजुकेशन में। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12th रसायन विज्ञान द सॉलिड स्टेट का तीसरा लेक्चर। आज हम लोग को पढ़ना है ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग का समीकरण। ब्रैग्स इक्वेशन क्या है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ब्रैग्स इक्वेशन को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे। विचार ये करना है कि ये क्या चीज़ें हैं। इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग WC रॉन्टजन के बारे में जानेंगे, जिन्होंने एक्सरेज की खोज की थी। यानी कि सन 1895 ईस्वी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था WC रॉन्टजन। ठीक है, रॉन्टजन यानी कि रॉन्टजन्स कहते हैं। तो WC रॉन्टजन, इन्होंने एक्सरेज की खोज की और एक्सरेज की खोज करने के पश्चात इन्होंने बताया कि एक्सरेज यानी कि एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं और इनमें हाई एनर्जी होती है, क्योंकि इनके अंदर स्पीड जो होती है, वेलोसिटी जो होती है बहुत अधिक होती है। हाई वेलोसिटी के कारण इनके अंदर हाई एनर्जी पाई जाती है। जब एक्सरेज के बारे में इन्होंने इतना चीज बताया, लेकिन एक चीज की इन्होंने व्याख्या नहीं कर पाई कि एक्सरेज भी लाइट रेज की भांति प्रकाश के परावर्तन और विवर्तन की भी व्याख्या करता है। ये चीज इन्होंने नहीं बता पाया। तब जाकर के सन 1913 ईस्वी में इंग्लैंड या अंग्रेजी वैज्ञानिक एक थे जिनका नाम है BH ब्रैग्स और इनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है WL ब्रैग्स। इन्होंने इस गुणों की व्याख्या की और उन गुणों की व्याख्या करने के पश्चात उन्हीं के आधार पर ठोस क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया और करने के पश्चात कुछ अपना स्टेटमेंट दिया, जिसे हम ब्रैग्स समीकरण कहते हैं या ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि ब्रैग्स इक्वेशन क्या है। तो सन 1913 ईस्वी में BH ब्रैग्स तथा उनके पुत्र WL ब्रैग्स ने ठोस क्रिस्टल संरचना का अध्ययन एक्स किरण विवर्तन विधि द्वारा किया और कुछ अपना स्टेटमेंट दिया। आइए हम लोग देख लेते हैं। यह एक सॉलिड क्रिस्टल है और इस सॉलिड क्रिस्टल में ये जितने देख रहे हैं ये सब उसकी परतें हैं या जालक हैं। और हम जानते हैं किसी भी क्रिस्टल में जो एटम होते हैं वह एक निश्चित ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं। ये सब एटम्स हैं। ठीक है, ये सब एटम्स हैं। तो इन्होंने क्या किया, यानी कि BH ब्रैग्स ने क्या किया, तो BH ब्रैग्स ने इन एटम्स पर या इस जालक पर इन्होंने लाइट रेज एक्स रेज को डाला। जब इन्होंने इसके ऊपर एक्स रेज को डाला, चलिए हम डाल लेते हैं एक्स रेज को। इन्होंने एक्स रेज को डाला, ये एक्स रेज हो गई। तो जब इन्होंने एक्स रेज को यहाँ पर डाला, जो एंगल बना रही थी थीटा कोण पे, तो यह यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही थी ऐसे। यह भी कितने एंगल पर, तो थीटा एंगल पर। जब यह थीटा पर, ये भी थीटा पे। ठीक है, अब देखिए फिर उन्होंने इसी के पैरेलल एक और एक्स रेज को डाला, दो, ठीक इसके उसी तल में डाला उन्होंने। तो जब इसी तल में उन्होंने डाला एक और एक्स रेज को, ये सपोज हम मान लेते हैं ऐसे, ये तो ये भी रिफ्लेक्ट होकर के और ऐसे चली गई। ठीक है, ये ऐसे निकल गई। ध्यान अब ये देना है आपको, जब ये थीटा पर, तो ये भी थीटा पर ही और यह भी कितना, थीटा पे। अब उन्होंने यहां से एक लंब डाल दिया, ऐसे लंब डाला। यदि हम मान लें कि दो जालकों के बीच, दो परतों के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को अगर हम D से दर्शा दें, D से, तो अब देखिए जब इन्होंने इसको डाला, तो डालने के पश्चात अब देखिए चूंकि ये एक्स रेज है, तो एक्स रेज अगर इसी चीज को थोड़ा सा हम अगर यहाँ थोड़ा सा दिखाएं आपको, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम मान लेते हैं ये ऐसे किरण डाला और ऐसे निकली और फिर इसको यहाँ से डाला ऐसे, तो एक्स रेज का मतलब ये हुआ कि आपकी एक्स रेज ऐसे चली यहाँ पर और फिर यहाँ से ऐसे निकल गई, फिर ये ऐसे आई
और यहां से ये निकल गई। तो इन्होंने क्या देखा कि इस एक्स रेज के तुलना में ये जो एक्स रेज है ये कुछ अधिक दूरी डिस्टेंस जो है कवर कर रही है, तय कर रही है, यानी कि अधिक तय कर रही है। वो कितना कर रही है, तो उसके लिए इसने यहां से एक लंब डाल दिया, इस पर एक परपेंडिकुलर एक डाला ऐसे। तो जब डाला तो देखा कि ये इतना जो है, ये जो है इसी को हम पथांतर कहते हैं, यानी कि दोनों तरंगों के बीच का ये पथांतर हो गया। और ये पथांतर जो है कितना अधिक कवर करना पड़ रहा है इस दूसरे वाली को, तो ये इतना है। और इसी से रिलेटेड उन्होंने अपना कुछ स्टेटमेंट दिया। चलिए उसको हम लोग देखते हैं यहीं पर बना करके। चलिए, तो इन्होंने क्या किया कि यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर एक लंब डाल दिया, ऐसे लंब डाल दिया, और यहां से भी एक इस पर लंब डाल दिया ऐसे। ठीक है, चलिए इसका हम लोग नाम रख लेते हैं। नाम हम रख लेते हैं, इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम हम इसका नाम ए, ये आपका हो गया बी, यहां इसका नाम हम रख रहे हैं बी। ठीक है, ए बी, और इसका नाम रख रहे हैं सी, इसका नाम रख रहे हैं डी, इसका नाम रख रहे हैं ई, और इसका नाम रख रहे हैं एफ। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, फ्री हैं आप रखने के लिए। ए, इस पॉइंट का नाम हमने रखा बी, इसका नाम रखा सी, इसका डी, इसका ई, और इसका एफ। ठीक है, अब देखिए एक यहां पर हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला है, यहां पर भी एक परपेंडिकुलर हमने लगाया, तो अब इसका नाम हम रख लेते हैं। चलिए इसका नाम हम रख देते हैं एम, और इसका नाम रख लेते हैं एन। ठीक है, एम और एन। तो जब एम एन हमने रख दिया, तो अब हम लोग देखेंगे कि इतना रखने के पश्चात अब थोड़ा सा इसको देखें, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। परतों के बीच का जो माना था वो डी था, और आपतित और परावर्तित जो एंगल हम लोगों ने माना था, आपतित एंगल थीटा, तो परावर्तित एंगल भी थीटा। तो अब थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं, इसको बनाएंगे कि दो परतों के बीच, ये दोनों परतें हैं ना, तो इन दोनों परतों के बीच का जो पथांतर होगा वह पथांतर किसके बराबर होगा, यानी कि दो परतों के बीच का पथांतर अगर इस पथांतर को, पथांतर माने ये वाला मान हमको निकालना है, तो पथांतर को अगर हम पथांतर निकालना चाहें कि कितना पथ का अंतर हुआ, इसका कितना अधिक चल रही है दूसरी, यानी कि ये तो पहली हो गई, पहले ऐसे निकल गई, दूसरी थोड़ा सा अधिक कवर कर रही है। और यहाँ पर अगर हम एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दें, यहाँ पर अगर एक हम फोटोग्राफिक प्लेट लगा देंगे, तो फोटोग्राफिक प्लेट लगा देंगे तो देखिए यहाँ पर जो संपोषी व्यतिकरण की घटना यहाँ पर उत्पन्न होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश, ये जो तरंगे हैं, इन तरंगों की तीव्रता बहुत अधिक हो जाएगी, और इसके कारण यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होगा। और संपोषी व्यतिकरण के लिए यहाँ पर जब फोटोग्राफिक प्लेट लगा देंगे तो इस पर इसके धब्बे दिखाई देंगे। और संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान होता है v बराबर एन लेमडा, उसका प्रयोग हम लोग करें, सॉरी, पथांतर बराबर होता है एन लेमडा। हम लोग देखेंगे चूंकि पथांतर जो होगा, या कह सकते हैं कि उसका तरंग दैर्ध्य जो होगा यहाँ से यहाँ तक, ये लेमडा है, ये लेमडा, तो इसका भी लेमडा, तो इसका भी लेमडा होगा। तो अब हम लोग देखेंगे दो परतों के बीच का पथांतर कितना होगा। तो पथांतर को चलिए हम डेल्टा अगर x मान लेते हैं, सपोज डेल्टा x मान लेते हैं, तो पथांतर बराबर होगा एम ई और प्लस ई एन के, क्योंकि ये वाली जो दूसरी है यहाँ से लेकर के और इतना अधिक ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इतना अधिक ट्रेवल कर रही है, तो ये चीज हम लोग निकालेंगे। तो पथांतर बराबर हम लोग लिख सकते हैं डेल एक्स बराबर लिख सकते हैं इसको एम ई और प्लस ई एन, इसको इक्वेशन हम एक बना दे रहे हैं। और देखिए चूंकि यहाँ पर जब हम फोटोग्राफिक प्लेट लगाएंगे तो यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण की घटना होगी। तो जब संपोषी व्यतिकरण के लिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि पथांतर बराबर होता है डेल एक्स बराबर होता है एन इंटू लेमडा, और यह एन क्या है, एन को अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पर दर्शा सकते हैं कि एन बराबर 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट। ठीक है, यानी कि ये पहला, दूसरा और ये तीसरा पद। ठीक है, एन बराबर 1 2 3।
तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर इतना चीज प्राप्त कर लिए। अब हम लोग डेल एक्स पथांतर बराबर इतना होता है, एन लेमडा होता है। अब देखिए थोड़ा सा इस पे हम लोग विचार करते हैं। ध्यान ये देना है कि हमने यहां से इस पर एक लंब डाला है, तो ये पूरा 90 का होगा, ये पूरा जो होगा ये पूरा 90 होगा। यहां भी इस पर हमने लंब डाला है तो ये भी पूरा 90 का होगा, पूरा 90। तो अब ध्यान दीजिए जब ये थीटा है, जब ये वाला थीटा है तो ये वाला कितना होगा, इसके अंदर वाला ये वाला, अगर हम इसको निकालें तो थोड़ा सा देखेंगे ये वाला कितना होगा, तो 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा के बराबर होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा 90 है और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो जब 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये इस पर लंब है, तो अगर हम लोग निकालेंगे तो पुनः ये वाला मान कितना हो जाएगा, ये अंदर वाला ये वाला हो जाएगा थीटा। और उसी तरीके से इधर भी निकालेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, ये दोनों थीटा हो जाएंगे, थोड़ा सा इसको समझिएगा, ये दोनों थीटा हो जाएंगे। जब थीटा हो जाएंगे तो इस कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, ये आधार हो जाएगी और ये क्या होगी, कर्ण होगा, यानी कि बी ई कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा, ये आपका बेस होगा, अल्टीट्यूड हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, हम लोगों को निकालना है इसमें, देखिए एम ई और ई एन का मान निकालना है। तो हम इसमें चाहते हैं कि एम ई का मान निकालें। तो एम ई का मान निकालने के लिए ये तो चूंकि लंब है और इसके सामने की भुजा ये है तो ये लंब हो गई और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। और हम जानते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक ये कितना माने हैं, डी माने हैं। तो आराम से इसका हम लोगों को कर्ण दिया हुआ है, आराम से निकाल लेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज, अगर हम त्रिभुज बना लें तो त्रिभुज बी एम ई, त्रिभुज बी एम ई में, त्रिभुज बी एम ई में, तो बी एम ई में अगर हम निकालेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई और ये कर्ण हो गई। तो हम लोग लिखेंगे क्या इसको, देखिए एम ई और बटे में बी ई बराबर क्या लिखेंगे, साइन ऑफ थीटा माने साइन थीटा। और यहां से हम लोग क्या निकाल देंगे कि एम ई बराबर बीई साइन थीटा, या इसी को लिखेंगे एम ई बराबर बीई के जगह पर ये बीई का मान कितना है, डी, तो इसको हम लोग लिखेंगे डी साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोगों ने एम ई का मान निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम लोग पुनः एक और त्रिभुज इधर वाला ले लें और उसमें निकालेंगे कि त्रिभुज बी एन ई में, बी एन ई में, इसमें भी देखेंगे कि इस कोण के सामने की भुजा ये लंब हो गई, तो इसका मान निकाल लीजिए, एन ई का चाहे ई एन का मान निकालिए। तो ई एन और बटे में, ई एन बटे में माने लंब और बटे में ये कर्ण, कर्ण मतलब बी ई बराबर साइन थीटा। तो हम लोगों को यहां से भी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ई एन बराबर क्या मिलेगा हम लोगों को, तो ई एन बराबर मिलेगा बी ई साइन थीटा और बी ई का मान कितना है, डी है, तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा। तो यहां से हम लोगों ने ई एन का मान भी ज्ञात कर लिया। अब इसका और इसका मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रख लें। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए हम लोगों को क्या मिलेगा, चलिए रख लेते हैं, रखेंगे तो हम लोगों को यही मिलेगा, डेल एक्स बराबर एम ई और ई एन। तो एम ई और ई एन का मान डी साइन थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा 2d साइन थीटा। और चूंकि डेल एक्स बराबर यहाँ पर का मान, दोनों का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने 1 में रखा तो हम लोग को मिल गया इतना, डेल एक्स बराबर 2d साइन थीटा, यानी कि डेल एक्स बराबर हम लोगों को मिल गया इतना, यानी कि पथांतर बराबर 2d साइन थीटा। और पथांतर संपोषी व्यतिकरण के लिए, यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होगा, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए, क्योंकि जब ये जो है ये आपकी अध्यारोपित किरणें हैं, तरंगे हैं, और ये यहाँ पर अधिक आयाम उत्पन्न करेगी, जिससे यहाँ पर जो तीव्रता होगी बहुत अधिक हो जाएगी, संपोषी व्यतिकरण की घटना घटित होगी वहाँ पे। तो डेल एक्स बराबर एन लेमडा हो जाएगा और एन लेमडा का मान यहाँ पर रख देंगे। तो एन लेमडा का मान रखेंगे तो यहीं पर हो जाएगा क्या आपका, डेल एक्स के जगह पर, चूंकि डेल एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं एन लेमडा, तो जब एन लेमडा रखेंगे तो यही हम लोगों को मिल जाएगा क्या, यही मिलेगा एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि एन लेमडा बराबर 2d साइन
थीटा, या इसी को लिख सकते हैं स्मॉल डी बराबर एन लेमडा और बट्टे में साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोगों ने दो परतों के बीच का डिस्टेंस डी का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अगर इसमें हम कह दें, इसमें अगर कह दें कि एन लेमडा एक नियतांक है, एन लेमडा बराबर क्या मान लें, नियतांक। अगर नियतांक मान लें तो हम लोगों को यहां से मिल जाएगा डी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/sin थीटा। इससे यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र मिला, और इस सूत्र को हम नाम देते हैं, ये वाला जो सूत्र है इसी को नाम देते हैं हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन। क्या नाम देते हैं इसको, ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक है, यही आपका क्या है, ब्रैग्स इक्वेशन, इसी को ब्रैग्स का समीकरण कहते हैं। और डी प्रोपोर्शनल 1/sin थीटा, यहां से एक हम लोगों ने मान प्राप्त किया। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इस सूत्र का और इस सूत्र का प्रयोग करके। इसको तो हम ब्रैग्स इक्वेशन या ब्रैग का नियम भी कहते हैं या ब्रैग का समीकरण कहते हैं। अब देखिए इस सूत्र का, चाहे इस सूत्र का प्रयोग करके और क्रिस्टल की संरचना को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन करने के लिए एक्स किरण विवर्तन विधि का प्रयोग किया, और एक्स किरण विवर्तन विधि द्वारा उन्होंने ब्रैग्स इक्वेशन प्राप्त किया। इसीलिए इसका प्रयोग करके हम आसानी से यह ज्ञात कर सकेंगे कि क्रिस्टल किस प्रकार का होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टल जालक क्या है और एकक कोष्टिका क्या है, और उसके बाद से उसकी संरचना का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, यानी कि जो ब्रैग्स समीकरण है। पुनः एक बार मैं आपको बता दूं, पुनः एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। सन 1913 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक बीएच ब्रैग्स तथा डब्ल्यूएल ब्रैग्स ने ठोस क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने के लिए एक्स किरण विवर्तन विधि का प्रयोग किया, और करके क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं। अब देखेंगे ब्रैग्स इक्वेशन में ये दोनों आने वाली जो किरणें हैं ये एक्स रेज हैं, और ये एक्स रेज जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के और यहाँ पर जा करके, और अगर यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा देंगे तो यहाँ पर हाई वेलोसिटी उत्पन्न करेंगी, जिससे यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होगी और इस फोटोग्राफिक प्लेट पे धब्बे प्राप्त होंगे। अब उसके लिए हम लोगों ने ज्ञात किया कि अगर थीटा पर जा रही थी तो इससे हम लोगों ने एक लंब डाल करके और इस तरह का हम लोगों ने ये स्टेटमेंट प्राप्त किया जिसे हम ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, और यह बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन है आपके लिए। तो पुनः हम मिलेंगे अगले इक्वेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।